सलामकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है डेफिनाइट इंटीग्रल्स का। और डेफिनाइट इंटीग्रल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड वही रहता है जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का होता है, बस हमें ये देखना होता है कि डेफिनाइट मींस हमें कोई न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर देना होता है ना। ठीक है। तो 6.6 एंड 7 बोथ आर फॉर द सेम टॉपिक, दोनों में सेम काम होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स, कुछ पार्ट्स करते हैं, देन मूविंग फॉरवर्ड हम पहले पार्ट से देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा बेस को क्लियर कर सकें। तो हमें इंटीग्रेशन करते हुए 0 टू तो फिलहाल एज इट इज कॉपी करना है। मैं फिलहाल क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, देन इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर देखते हैं कि फ़र्क क्या पड़ता है। ठीक है। इसमें कांस्टेंट खुद खत्म हो जाता है क्योंकि सी और सी माइनस होकर गायब हो जाता है। ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप 4x³ का इंटीग्रल होता है, पावर प्लस करें 3 में तो 4, वही डिवाइड कर देंगे। फिर वही 3x² का इंटीग्रल करें तो 3x³ अपॉन 3 प्लस 5x आ जाएगा। और लिमिट्स कहाँ आ जाएंगी, स्ट्रेट लाइन डाल के 0 टू लिख देंगे। ठीक है। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कट के हाथ के कट करेंगे। इसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट को माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट से। ठीक है। ये लिमिट अप्लाई बाद में होती है, पहले इंटीग्रेशन होती है। तो पहले आएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। फिर माइनस लगा के बीच में, फिर इन्हीं की जगह 0 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 16, 16 + 8 + 10। तो हमारा आंसर आ रहा है 34 आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है। तो बस इस तरह इंटीग्रेशन हमें करनी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप खुद से कर सको। यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा a+b के होल स्क्वायर का, उसके बाद इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पे a+b की होल पावर क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, फिर इंटीग्रेशन होगी। इसको देख लेते हैं पार्ट नंबर 5 को। इधर भी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, इधर और इधर दोनों सेम फॉर्मूला खुल रहा है। पार्ट नंबर 5 पे बता देता हूँ ताकि हम फिर ये लिमिट्स का बेसिक हो जाए तो फिर आगे बढ़ के इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी नहीं, बेसिक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम सॉल्व। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से प्रॉपर्टीज पाएंगे, 2 तक हम सिंपल काम करेंगे। पार्ट 5 में क्या है, वहाँ पर डिनोमिनेटर आ रहा है। काम करते हैं, 4 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा। ये है 1/√2 + x। मैं चाह रहा हूँ डिनोमिनेटर खत्म हो जाए क्योंकि इंटीग्रेशन करते हुए हमें डिनोमिनेटर हटाना होता है। तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, रेशनलाइज जिसे कहते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे √2 + x माइनस रूट एक्स, और डिवाइड कर देंगे √2 + x माइनस रूट एक्स। ठीक है। न्यूमरेटर में तो वहाँ पर जो है वो √2 + x - x आ जाएगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 + x का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। सो इसके बाद तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो अब अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, तो इंटीग्रेशन सिंपल एज इट इज आ रहा है विद लिमिट्स। ऊपर आ गया हमारे पास √2 + x माइनस रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 2 + x - x। ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, dx साथ साथ चलता आ रहा है। अब हम कांस्टेंट को 1/2 को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे 2 + x⁴ को। तो ये हो जाएगा 2 + x⁴ 1/2 + 1 करें तो 3/2 होता है। वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। यही चीज़ यहाँ पे भी x⁴ 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2। और लिमिट है 0 से 4। ठीक है। अब 4 अप्लाई करेंगे 0 से, तो हमें पता है कि खैर 0 से इस दफ़ा 0 नहीं बनेगा, बट जो काम हम करेंगे पहले वो तो देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों जगह से 2 जो है ये वाला कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 तो खत्म। दोनों के डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है। ठीक है। तो हम x की जगह 4 पुट करेंगे, 2 + 4 पावर 3/2 और नीचे 3। फिर 4 की पावर 3/2, इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी 3, माइनस 2 + 0 3/2 नीचे 3, माइनस 0 की पावर 3/2 नीचे 3। तो 2 + 4 6 होता है, 6 की पावर 3/2 ऐसे ही रहेगी। एक 6 रूट से बाहर आ जाएगा, एक 6 के अंदर रह जाएगा 3, माइनस इसके साथ भी 4 के साथ भी ऐसे ही होगा, 4 एक रूट से बाहर आ जाएगा, एक 4 रूट के अंदर। और ये हो जाएगा 3, माइनस 2 की पावर 2/3। और इसमें भी ऐसे ही होगा। 2 की पावर 3/2 का मतलब फिर भी मैं बता देता हूँ एक दफ़ा। इसका मतलब ये होता है 2 की पावर क्यूब और रूट। तो रूट से स्क्वायर वाली वैल्यू तो बाहर आ जाती है, एक रूट के अंदर रह जाएगा, इसलिए 2√2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अपॉन 3।
बाकी आगे जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टू थ्री वन थ्री, थ्री टू द सिक्स, तो ये 2√6 माइनस, ये भी रूट से सॉल्व होकर 2 आ जाएगा, 4 टू द 8 अपॉन 3 -2√2 अपॉन 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, वरना इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखें, क्योंकि एलसीएम तो ब्रेक हो नहीं रहा, तो बस इसको यही आंसर देना, डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिएगा कैलकुलेटर में, डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि आपको इंटीग्रेशन करनी है, बट वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वगैरह साथ साथ चल रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह साथ साथ चल रही है, तो आपने उसके साथ वर्किंग करनी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो x² + 9 का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो, विदाउट इसके भी काम हो जाएगा वैसे, बट आपको पता है कि यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब ये हो जाएगा तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी, x² + 9 की होल पावर 3/2 हो जाएगी, 5/2। वही चीज़ हम डिवाइड भी करेंगे, और पहले का 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद आप लिमिट्स अप्लाई कर दोगे, एक दफ़ा 4, एक दफ़ा 1। ठीक है, यही काम हमें सेकंड पार्ट में भी करना है। सेकंड पार्ट चले फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह का है, x/7 x² + 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है x/7 x² + 2। 2 और 5। ठीक है, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है 7 x² का डेरिवेटिव होता है 14, तो हमें 14 मल्टीप्लाई करना है, तो 14 बाहर डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, जब हमने एक चीज़ मल्टीप्लाई की और साथ साथ डिवाइड किए, तो आपने 1/14 को ऐसे ही लिखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का इंटीग्रल डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इंटीग्रेट करते हुए से ln आ जाएगा 7 x² + 2 के साथ। और लिमिट हमारा हमने अप्लाई नहीं की, 5 और 2, फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/14 विल रिमेन सेम। लिमिट हम ना बाहर अप्लाई कर देते हैं, ln 7, x की जगह हम अप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर, ये वो एब्सोल्यूट है, +2। ठीक है, फिर -ln, यही चीज़ लिखेंगे 7, x की जगह 2 का स्क्वायर +2। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को मल्टीप्लाई जब हम 7 से करें, 25 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 = 35, 7 2 = 14, 14 + 3 17, 175 आ जाएगा, +2 कर दो 177। ln 177 -2 to the 4, 4 7 4 = 28, 28 + 2 30, तो ln 30 आ रहा है। ठीक है, और अब ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसको यूँ लिख सकते हैं, 1/14 ln 177/30। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैलकुलेटर में हो जाएगा। इसी तरह आपको रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो पावर 1/2 पर जाके -1/2 हो जाएगी, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। sin√x का इंटीग्रल डेरिवेटिव मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना बस कम है, तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपने फिर क्या करना है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस आ जाएगा इसका। फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है बस। ठीक है, -cos√x आ जाएगा, और फिर लिमिट अप्लाई कर देनी है, π² / 36 और π² / 4। रूट में जाएगा तो खुद ब खुद प्रॉपर आंसर दे देगा। ठीक है, फिर कॉस क्यूब की बात की जाए तो कॉस क्यूब बराबर होता है cos²x, और cos x के ऑड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, cos² x बराबर होता है 1 - sin² x के, और cos x ऐसे ही रहेगा। फिर दोनों मल्टीप्लाई करके कॉस का इंटीग्रल डायरेक्ट आ जाएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है इसलिए sin³ / 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना हो तो प्लीज़ डिस्कस कर लिएगा। ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, e⁻5x - 2 का डेरिवेटिव होता है 5 मल्टीप्लाई, तो 5 डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्टली e⁻5x - 2 एज इट इज आ जाएगा, बाहर बस 5/5 चलेगा। फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 और 0। यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव मौजूद है sec², तो 10 की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 + 1 3/2 आ जाएगा, वही अपॉन डिवाइड करेंगे। sec² कहाँ जाएगा, बिकॉज वो डेरिवेटिव का हिस्सा है, इसलिए वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह सिंप्लीफिकेशन करनी है। मुझे मेन चीज़ आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चला हूँ, बिकॉज हम पुराने मेथड को ही गो थ्रू करें, तो इसलिए मैंने उस पर फोकस करने की जगह मैंने कहा कि आप पहले उसको डिस्कस कर लें। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, फिर हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आपके पास ना टोटल प्रॉपर्टीज क्या है, एक जगह मैं आपको लिख के बता देता हूँ पहले, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को ना।
अभी प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो ये हैं। हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, देन हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो हमारे पास सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई फॉर्म में आती हैं, उसको सॉल्व करना और वर्किंग करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपका क्वेश्चन करें तो आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं। अब वो कैसे करेंगे जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली प्रॉपर्टी है, जब आपके पास लिमिट्स बिकम सेम ना, जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन में लिमिट्स सेम हो जाएं तो आपके पास आंसर क्या आएगा। लिमिट सेम होने पे आपको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना, आपने बस क्वेश्चन देखना है कि आपने देखा कि लिमिट सेम है, तो बस आपने आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, लिख देना है इंटीग्रल इज जीरो। ठीक है। इसके बाद आप एक सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप ए बी फंक्शन एक्स को वाई में रिप्लेस करते हैं तो आपके पास फंक्शन एक्स से वाई में रिप्लेस हो रहा है, तो इसलिए उसके लिमिट्स सेम रहेंगी और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें लिमिट्स की ना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ए बी था, बी ए करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, साइन का फर्क पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। हमेशा साइन का फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है 2 - 0 करूँ तो 2 ही आएगा, बट अगर मैं वही चीज़ 0 - 2 करूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बाद माइनस आ जाएगा। ठीक है। ताकि बैलेंस करके वही रिपीट में आंसर हो जाए, तो लिमिट स्विच करने पे साइन चेंज हो जाता है, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 में क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा होता है बेसिकली। लिमिट जो है वो ए से बी गिवन है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, स्टार्ट तो ए से ही कर रहे हैं, बट सी बीच में आ गया, फिर सी से कंटिन्यू करके बी पे ले जाएंगे, तो ये कंबाइन होके इसके बराबर हो जाती है लिमिट ना। ये दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है कंबाइन होके इसके बराबर हो जाती हैं। तो इसमें ब्रेक करना बताया हुआ है, कैसे लिमिट्स को ब्रेक किया जा सकता है। एंड देन लास्ट कंडीशन जिसमें आपके पास लिमिट्स तो सेम होंगी बट अपोजिट साइन के साथ होंगी, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है, फंक्शन ऑड है। अगर तो फंक्शन आपके पास ऑड है तो आपके पास काम बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। फंक्शन ऑड की कंडीशन में आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा। और फंक्शन इवन होगा तो हमें टू बाहर लिख के नीचे लिमिट को जीरो कर देना है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा हूँ, बात समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हम डिस्कस करना क्या चाह रहे हैं, मतलब सर बात क्या करना चाह रहे हैं, उसको इस तरह देख लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज, सबसे पहले इवन और ऑड को क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन तमाम वो फंक्शन होते हैं जिसमें आप नेगेटिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, नेगेटिव पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए, इट मीन्स वो इवन फंक्शन है। जैसे कि हमने बात की, साइन की नहीं, फिलहाल हम नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या किया, एक्स की जगह पुट किया माइनस का एक्स। ठीक है। तो यहाँ भी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बट स्क्वायर करें तो वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो फंक्शन की जगह जब नेगेटिव पुट किया तो क्वेश्चन में वापस आंसर फंक्शन की फॉर्म में ही आ गया। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इवन फंक्शन, कि एक फंक्शन इवन है। बट इसी की कोई सिंपल सी कंडीशन लूँ कि ऑड अगर फंक्शन होगा तो क्या होगा। ऑड फंक्शन में बच्चों होता ये है कि जब हम फंक्शन ऑफ एक्स, लेट सपोज हमारे पास इस क्वेश्चन में है एक्स क्यूब, अब हमने एक्स की जगह माइनस पुट करना है माइनस एक्स, तो हमारे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। बेसिकली एक्स क्यूब फंक्शन था, माइनस एक्स्ट्रा है, तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। तो इससे पता ये चला कि ये फंक्शन ऑड हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, माइनस कॉमन लेने के बाद भी आंसर रिपीट ना हो, तो इट मीन्स इट्स नाइदर इवन नॉट ऑड। ठीक है। फिलहाल हमें क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, वो हम देखेंगे अपने कंडीशंस के हिसाब से, कंडीशन पे बेस करते हुए, देखते हुए, अंदाजा करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमें अंदाजा हो गया कि अगर तो फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन पे डिटर्म इंटीग्रेशन का आंसर, इंटीग्रेट करने पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर जीरो हो जाएगा। और इवन फंक्शन में टू बाहर आएगा, लिमिट ऊपर सेम रहेगी, सेम, और नीचे जीरो कर देंगे और फंक्शन ऐसे ही रहेगा, और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है। लिमिट्स में फर्क पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इस तरह से सिंप्लीफाई हो रहे हैं। याद रखिएगा, साइन इज एन ऑड फंक्शन, कॉस इज एन इवन फंक्शन एंड टेन इज एन ऑड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टेन में से सिर्फ कॉस ही इवन फंक्शन होता है, बाकी साइन और टेन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है। अब इसको देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अपने, फिर हम एरिया अंडर द कर्व पे चले जाएंगे। ठीक है। अगले पेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट बाकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपकी मर्जी होगी जिस तरह सिंप्लीफाई करो। ठीक है।
पहला पार्ट तो आपको पता है डायरेक्टली जीरो होगा। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास सारी की सारे फंक्शंस ऑड पावर्स आ रही हैं। ऑड पावर्स आ रही हैं तो इट मींस ऑड होने की वजह से अब भले लिमिट्स चेंज हैं, आंसर क्या आ जाएगा इसका, इंटीग्रल का जीरो। पार्ट नंबर थ्री की बात करें, साइन जो है वो ऑड होता है, इसकी पावर भी ऑड है और मल्टीप्लाई हो रहा है इवन फंक्शन से। जब भी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा ऑड फंक्शन। तो ये भी ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। फिर बात करें सेक की, सेक कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इवन है बट टेन ऑड होता है, तो ऑड मल्टीप्लाई होगा इवन से, भी बताया कि वो ऑड ही रहेगा। तो भले लिमिट चेंज हो इसका ऑड होने की वजह से आंसर जीरो हो जाएगा। पार्ट नंबर फाइव पे आए तो ये आपके पास इवन है क्योंकि साइन स्क्वायर भी इवन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी इवन हो जाएगा। पार्ट सिक्स पे आए तो टेन आपके पास, टेन स्क्वायर का जो इंटीग्रल करते हैं जब हम, तो आपके पास टेन स्क्वायर का इंटीग्रल, ये आपके पास इवन फंक्शन हो गया ना क्योंकि स्क्वायर करने की वजह से इवन हो जाएगा। पार्ट सिक्स को देखते हैं, पार्ट फाइव भी सॉल्व हो रहा है बट पार्ट सिक्स को पहले देखते हैं। थोड़ा सा आसान भी है और करने में भी समझ में आ जाएगी आपको बात। तो पार्ट नंबर सिक्स है पाई अपॉन फोर माइनस पाई अपॉन फोर, और इसमें टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, पाई अपॉन फोर माइनस पाई अपॉन फोर, पाई अपॉन फोर माइनस पाई अपॉन फोर, टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आपने देख लिया फंक्शन इज, लिख देते हैं हम, फंक्शन जो है हमारे पास वो इवन है, ठीक है। फंक्शन इवन है तो अब हम क्या करेंगे, पाई अपॉन फोर और ये जीरो हो जाएगा, यहाँ टू लिखेंगे और टेन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा। हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी ना कि टू बाहर आ जाएगा, ऊपर की लिमिट सेम रहेगी, नीचे जीरो हो जाएगा। अब हम टेन स्क्वायर को इंटीग्रल कर देंगे। टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता हमें, हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन होता है। तो हम टेन स्क्वायर की जगह फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब आपको सेक स्क्वायर का इंटीग्रल करना है जो बराबर होता है टेन के, ठीक है। तो टू ऐसे ही रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा टेन, और सिर्फ वन का इंटीग्रल करें तो एक्स आ जाता है, और लिमिट आपके पास फाइव अपॉन फोर और जीरो है, ठीक है। जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा, बट टू टेन एक्स की जगह पाई अपॉन फोर माइनस पाई अपॉन फोर, और फिर माइनस टेन जीरो, टू लिख दें पहले यहाँ पे भी, और माइनस जीरो। तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, बट बचेगा क्या, टेन पाई अपॉन फोर बराबर होता है वन के, वन माइनस पाई अपॉन फोर, और ये तो पूरा जीरो हो गया। आप इसका एलसीएम लेना चाहे तो ले लें, तो ये हो जाएगा फोर माइनस पाई अपॉन फोर, और सिंप्लीफाई करें, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, पाई फोर माइनस पाई अपॉन टू आपका मैक्सिमम सॉल्व करके आंसर आ रहा है। और ये इस तरह प्रॉपर्टी से डायरेक्टली सॉल्व हो गया, डायरेक्ट तो नहीं हुआ बट काफी हद तक हमें समझ में आ गया क्यों उसको सॉल्व करना है इस तरह। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, एक्स फाइव अपॉन फाइव, टू एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, और फिर हम लिमिट को टू जीरो बना देंगे, वही टू टू जीरो, और इस फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर को नॉर्मली इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कवर होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, इसलिए इसको देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में हम फॉर्मूला लगाएंगे डबल एंगल का साइन का, फिर दोबारा कॉस का फॉर्मूला लगा के इसको फोर्थ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ना हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हम अगली 6.7 भी कवर कर लें, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन तो करनी है डेफिनेट इंटीग्रल की, बट एरिया अंडर द कर्व ना, तो फर्क कोई नहीं पड़ता एरिया अंडर द कर्व में। बेसिकली होता ये है कि आपके पास ना कोई भी कर्व दिया हुआ है, कोई भी फॉर्म में हमें कर्व दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक दिया हुआ है सर्किल ना, उस सर्किल को हमें एक ये दिए हुए एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपके पास पॉइंट्स गिवन है। तो अब ये आपके पास एरिया अंडर कर्व है, हमारे पॉइंट्स दिए हुए, लेट सपोज हमें करना है इस इतने हिस्से का ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया तक का फाइंड करना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे और इतने हिस्से का शेडेड रीजन फाइंड कर लेंगे, इतने हिस्से का शेडेड रीजन फाइंड कर लेंगे, कितना आ रहा है एरिया अंडर कर्व ना, इस कर्व का यहाँ से यहाँ तक कितना हिस्सा
कवर हो रहे, तो अबव एक्स एक्सिस, तो इस तरह हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। करना वही है, लिमिट्स हमें गिवन होंगी, बस हमें ये देखना है कि एरिया अंडर द कर्व की बात की तो यूनिट लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह कोई भी कर्व दे दिया जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर में। तो देखते हैं 4 6.7 के क्वेश्चन। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक, बस आपने आइडेंटिफाई करना मेथड कौन सा है, कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ें सारी। बस ये है कि आपके पास नाम चेंज करके दे दिया उन्होंने, पेपर में इसको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनके क्वेश्चन देखते हैं जो अभी पढ़े हमने लिमिट्स के साथ वाले। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही सेम काम है, बस क्वेश्चन देखने तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये सर जो बात कर रहे हैं ये वैसे ही है या कुछ डिफरेंट आ रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप शेयर कर रहा हूँ, को देखें, फिर इसको कुछ सॉल्व करते हैं, देन हम मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 ना इसका। तो y की वैल्यू गिवन है 3x² + 2, और लिमिट आपको गिवन है x की वैल्यू 1 से 2 तक ना। तो आपको इसको जब एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे ना, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इंटीग्रल ऑफ y बराबर होता है एरिया के। तो आसान अल्फाज में हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² + 2। जो फर्स्ट वैल्यू है वो लोअर लिमिट होगी, जो सेकंड वैल्यू है अपर लिमिट होगी। इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, 3x² का इंटीग्रल 3x³ अपॉन 3, और x का 2 का इंटीग्रल सिर्फ 2x होता है। 2 से 2 कटेगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 2, ठीक है। इसके आंसर डेसिमल में निकालेगा ताकि एरिया अंडर द कर्व प्रॉपर आ सके। 2 की पावर 3 +2 ब्रैकेट 2 माइनस, फिर अब 1 अप्लाई कर देंगे, 1 की पावर 3 +2 ब्रैकेट 1, ठीक है। 2 की पावर 3 बराबर होती है 8 की, 8 + 4 बराबर हो गए 12 के, और 1 + 2 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। सिंपली हमें सारे इंटीग्रेशन पुराने मेथड से ही करने, बट यहाँ पे जो काम आ रहा है उसको देख लेंगे कि क्या है हमारे पास वर्किंग ना। तो अब हमें इसको सेकंड वाला करेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप देख लीजिएगा। बस लिमिट आपके पास 1/2 और √3/2 है। ln x है, ln x को चलिए मैं करा देता हूँ। ln x आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अपने एरिया फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ln x, और यहाँ पे आपके पास लिमिट है 1 से 3। आपको पता है ln x का डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो हमें u डॉट v मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पर u, तो यहाँ पे आपको पता है ln x की रखना है हर सूरत, तो v बराबर हो जाएगा 1 के। इसका डेरिवेटिव लें तो 1/x आता है, और इंटीग्रल ऑफ v लें तो हमारे पास आता है x। ठीक है, बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी एरिया कर्व की। तो पहले ln x मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में इससे, तो ये आ जाएगा ln x ब्रैकेट x माइनस, फिर आपके पास ये डेरिवेटिव की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 1/x और x, और बस इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट हमारे पास साथ साथ चल रही है 1 से 3। इस 1x 1 से 1 कटेगा, तो आपके पास आ गया x ln x माइनस 1 का इंटीग्रल होता है x। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये काम आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। उसके बाद तो 3 ln 3 - 3, और बीच में माइनस, फिर 1 ln 1 - 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल में जो आंसर है फिर आपका वो आंसर आके स्क्वायर यूनिट हम लगा देंगे, बिकॉज हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। मतलब ऊपर की वैल्यूज एक्स की सारी ना, नीचे नहीं आ रहे हम, वाई की नेगेटिव वैल्यूज पे नहीं जा रहे। और तमाम वाई पॉजिटिव है, इसलिए अंदाजा भी हो रहा है कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर को कैसे करेंगे, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर को हम इस तरह से करेंगे। मैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर पे चला गया। इसको देख लेते हैं 9 + x² को, यहाँ पे यू अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी, ठीक है। लिमिट्स आपको गिवन है, 9 + x² बता देता हूँ। 1/9 + x², इंटीग्रेट करना है, एरिया फाइंड करना है, और लिमिट गिवन है -√3 से आई गेस 3, √3, ठीक है। मैं आपको इसको करा देता हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का भी हो जाएगा लगे हाथों। फिर हम इसको देखते हैं कि अब फिर आपका काम है इसको कंप्लीट करना, ठीक है। अब इसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हमें पता है कि प्लस वाली कंडीशन टेन थीटा की होती है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा के, बिकॉज आपको पता है 9 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 tan थीटा के बराबर dx बराबर हो जाएगा 3 sec² थीटा के, और डी थीटा डरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx की जगह आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह की बन जाएगी कि हम लिमिट तो फिलहाल चेंज नहीं करें, बट आप चाहे तो लिमिट भी चेंज कर लें। मैं तो लिमिट चेंज करने का
करने को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। एक्स की जगह अगर आप -√3 पुट करें तो हमने इसको 3 tan थीटा के बराबर लेट किया हुआ है ना, तो 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -√3/3 tan इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो हम वो नीचे की लिमिट कर लेंगे। और इसी तरह +√3 को रख के 3 tan थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा -√3/3 tan इनवर्स और थीटा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे -π/6 आ रहा है और यहाँ पे π/6 पॉजिटिव। ठीक है, तो -π/6 +π/6, मैंने सारा क्वेश्चन ही चेंज कर लिया। अब जो आंसर आएगा 10 के फॉर्म में, उसको डायरेक्ट थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इतना। बट अगर आप एक्स की फॉर्म में करते तो पहले आप क्वेश्चन को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर आप ये वाली लिमिट अप्लाई करते। अब लिमिट चेंज करने से ये होगा कि आपके पास वही चीज़ अप्लाई होगी जो वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, मतलब जिसमें कन्वर्ट कर चुके होंगे। खैर, 1/9 एज इट इज, एक्स की जगह हम लिखेंगे 3 tan थीटा, और ऊपर आ जाएगा 3 sec² थीटा। ठीक है, लिमिट फिलहाल ऐसी रहेगी, π/6 और -π/6, 1, और नीचे से 9 कॉमन तो बचेगा 1 + tan² थीटा, ऊपर स्क्वायर भी था, और ये थे 3 sec² थीटा। डी थीटा फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। 3 और 9 को कट करें तो 3 × 3 = 3, 3 × 9, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं। नीचे लिमिट -π/6 और π/6, ऊपर sec²थीटा, नीचे भी फॉर्मूला को खोलें तो 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के, और डी थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रल थीटा होता है, तो ये हो जाएगा थीटा। और लिमिट है π/6 और -π/6। पहले π/6 पुट कर दें, फिर माइनस लगा के 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें -π/6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/18, मतलब π/9। इसको मजीद कैलकुलेटर पुट करके आंसर निकालेंगे तो जो डेसिमल में आए वो लिख दिएगा स्क्वायर यूनिट के साथ। तो इस तरह हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आपको कोई इक्वेशन में आ जाए y² ना, तो आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, बोथ साइड y को अलग करेंगे। अगर कोई कंडीशन ऐसी गिवन है x² + y² = 9, तो आप y² को अलग करेंगे, 9 - x² होगा। फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जो y की वैल्यू आएगी, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यकीनन वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे बन रहा होगा। हो सकता है कुछ ना बन रहा हो कि जिसमें स्क्वायर ना आ रहा हो, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी डेफिनेट इंटीग्रल में, मैंने कहा डिस्कस कर लूँ, ताकि फिर हम आगे की चीज़ों को इंटीग्रेशन खत्म करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।